कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे यार। जी अब्दुल रकीब साहब वालेकुम सलाम। जानना स्टूडेंट सवाल करेंगे, एग्जांपल्स कर रहे थे, इन्हें जरा कंप्लीट कर लेंगे। पेज नंबर 36 के मिड में एक एग्जांपल है, करें शुरू। याद है क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हाँ जी, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस होगा, ये शुरू करें एग्जांपल। पेज के दरमियान में जो शुरू हुई एग्जांपल खुद से पढ़े, मुझे फिर 4 वर्किंग्स करवाइए नीचे लिखी हुई, पढ़े 1 जनवरी से। जर्नलिस्ट में सब भी शुरू करें, पेज नंबर है 36। ये पढ़ ली, ये बताइए कैरिंग अमाउंट क्या है 31 दिसंबर 2012। आ रहे आ सर। मैंने आगे कंप्लीट है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? रकीब साहब आवाज ठीक होगी? जी अब्दुल रकीब साहब आवाज ठीक होगी? जी पेज नंबर 36 है सर, पेज नंबर 36 है, मिड में एग्जांपल हो रही जी। कैरिंग अमाउंट टू लाख 16,000 and hence revaluation surplus arising on 1st January 2013। अभी किस दिन की कैरिंग अमाउंट है? 31 दिसंबर 12 की है ना। रिवैल्यूएशन देखें कब हुई है? 13 के, लेकिन शुरू में हुई है, तो यही कैरिंग अमाउंट होगी, यही क्लोजिंग ही है ना अपनी जी। फिर वैल्यूएबल जी। टू लाख 50,000 सरप्लस है या लॉस है? कितना आ गया? 34,000। व्हाट इज द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन? 1st January। वोटिंग अमाउंट है 31 December 12, वही फिर अगले दिन आ जाएगी। कितने से बाद ये रिवैल्यूएशन हो रही है? 2 साल ही गुजरा है। और आगे चले, बल्कि काम यहाँ करें, क्या काम होता है डेट ऑफ रिवैल्यूएशन? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बताएं।
तो सर ये तो बता दें यार, खुदा की है कितनी टोटल थी, कितने साल गुजरे जी। सेकेंड रिक्वायरमेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन करता है 31 दिसंबर 13 पे कैलकुलेट करें जी, करें कैलकुलेट। स्पीड अप हो स्पीड अप। कैसे आएगी कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू हो गई थी 250, एक ही साल की डिप्रिसिएशन बनती है, डिवाइड बाय 18, पूरा साल ही डिप्रिसिएशन बनी इस साल की 13,889 राउंड ऑफ। तो कैरिंग अमाउंट कितनी बन जाएगी 23,236 ट्रिपल वन। ठीक है ना यार। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट 31 दिसंबर 31 दिसंबर, बल्कि सॉरी ये डेट गलत है, टी रिक्वायरमेंट में डेट ही करें। इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज, बल्कि सही है सॉरी, क्या सेंटेंस लिखा इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर टू 31 दिसंबर 14, क्या कहता है नहीं नहीं, किस साल में इम्पेयरमेंट लॉस मांग रहा है 14 में मांग रहा है, तो 14 में है कि ढूंढे साल के शुरू में एंड में 31 जनवरी की रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, तो ये 14 में ही रिकॉर्ड होगा। हाँ लेकिन डेफिनेटली वर्किंग किस दिन होगी, बोलने डेट, डेट बोल 1 जनवरी 14, उसी दिन की रिकवरेबल अमाउंट। अगर ईयर एंड पे दी होती तो पहले एक और साल डेप्रिशिएट करते हैं जी। कैसे आएगी स्टेट पे इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर, कैरिंग अमाउंट कितनी है 2,36,000, 2,36,000 ट्रिपल वन, ये करें वर्किंग। हाँ जी, रिकवरेबल रिकवरेबल अमाउंट किसे कहते हैं, हायर होगा ना ये। रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी गिवन है कि हाँ जी 1 लाख से 1 लाख एंट्री मांगी तो नहीं उसने मॉडल पे, ढूंढे जरा, ढूंढे सही जरा एंट्री करें, स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। नहीं नहीं सर, मसला इसमें, हाँ ठीक है करें शुरू, एंट्री लिखे खुद से। अगर इवैल्यूएशन मॉडल पे एसेट हो और इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो पहले क्या ढूंढना, सरप्लस पड़ा है कोई, लेकिन कितना पड़ा, हाँ जी नहीं 34 नहीं पड़ा है, सही वर्किंग का तो करें, वर्किंग करें सर जी, वर्किंग करें, सुस्ती है, कंसंट्रेशन रखें। सरप्लस किस दिन आया था 1 जनवरी 13 पे, तो इम्पेयरमेंट लॉस कब आया, एक साल गुजर गया, एक सरप्लस ट्रांसफर करना। हाँ जी 32,111 शायद। फिगर्स लिख लिख के क्लैप प्लीज। रिमेनिंग सरप्लस 34,000 आया था, माइनस 34,000 डिवाइड बाय 18 करके एक साल का ट्रांसफर हुआ होगा, तो रिमेनिंग सरप्लस बचा होगा 32,111। अब करें इसकी एंट्री लिखेंगे, तो इम्पेयरमेंट लॉस आया, सही जगह से शुरू करो।
accumulated impairment loss credit, accumulated impairment loss credit कितने से 3211 ये बनेगा, सॉरी accumulated impairment loss credit सॉरी 136 ट्रिपल सॉरी जी डेबिट क्या होगा पहले, हाँ जी रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले डेबिट होगा ना कितने से 3211 और बैलेंसिंग फिगर 10400 इसे क्या कहेंगे, ये इम्पेयरमेंट लॉस फिर अब कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ठीक है उसने एंट्री मांगी तो नहीं, लेकिन ये चीज क्लियर होनी चाहिए, मैंने जान के करी। अगर सरप्लस, अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए लेकिन सरप्लस पड़ा हो तो पहले उसने एडजस्ट होना है, लेकिन किस सरप्लस है, जो उस दिन पड़ा हुआ जिस दिन इम्पेयरमेंट लॉस आया। 34,000 कब आया था, एक साल पहले आया था, तो एक साल उसने ट्रांसफर भी होना था, फिर ट्रांसफर होने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसने लेस होगा। करें कंप्लीट करें, और आज जिन्होंने कर दिया लास्ट वर्किंग करें। आ रहे सर आ रहे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कौन है यहाँ पे, पेज नंबर 36 है जी। इम्पेयरमेंट लॉस की वर्किंग होगी, आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस एसेट किस अमाउंट पे आ जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिकवरेबल अमाउंट बताएं। आफ्टर दिस एंट्री एसेट कितने पे आ गया होगा, रिमेनिंग लाइफ गिनने, रिमेनिंग लाइफ जरा 4 सिचुएशन गिनवा दें जिनमें आपको पता चल गया कि गिनते हैं रिवैल्यूएशन के बाद, और ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एस्टिमेट बदल जाए, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए, या इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल हो, ठीक है। तो रिमेनिंग लाइफ भी गिने, हाँ जी सही है, देखें डाटा रिमेनिंग लाइफ गिवन है या खुद से काउंट करें, नहीं अगर ना गिवन होती तो फिर 16 बनती है, नहीं 16 नहीं, गिने गिने हाँ 17 बनती, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ 1 जनवरी 14 पे, तो 17 बनती थी, लेकिन उसने रिमेनिंग लाइफ अगर खुद ही बताई है तो कौन सी यूज करेंगे, जो रिमेनिंग लाइफ उसने बताई है, तो 10 ईयर्स गिवन है। बेटा वही तो माइनस किया यार, 311 बना कैसे, 1889 वही तो आए वैसे। ये आवाज ठीक हुई, ठीक होगी। ये आवाज प्लीज ठीक है। ये डेप्रिसिएशन बताएंगे लास्ट, ये अबू तला क्लियर हो गया। ये डेप्रिसिएशन अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिगर बोल दो जरा, 1 लाख डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू, तब 10,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगी। चलिए जरा बात वाइंड अप करना, पेज नंबर 37 पे भी एग्जाम्पल, इसमें रिवर्सल नहीं आई वैसे,
रिवर्सल कैसे होती है, तो वो रिवाइज कर लीजिएगा मेरे साथ, लोअर ऑफ वाली स्टोरी जो है। और फिर ये भी देखना होता है कि कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है। तो एक एग्जांपल देखें नेक्स्ट पेज के मिड में, पेज कौन से कॉलम में, 37। कंसंट्रेट करें यार, आप लोग तो स्लो जा रहे हैं। On 1st January 2021, जाजिब लिमिटेड मिल गए, purchased an asset at a cost of rupees 1 lakh and is being depreciated over 10 years on a straight line basis. It uses, underline करें, cost model for subsequent measurement of property plant equipment. I hope कि अब ये चीजें सुन के used to हो गए हैं यार। On 31st December 2022, कितने साल बाद कंसंट्रेट किया करें फुल। There are indications of impairment 2 साल है, and recoverable amount has been estimated at 64,000. On 31st December 2024, कितने और साल बाद, कौन कौन से, 23-24, there are indications of reversal of impairment loss and the recoverable amount has been estimated at 70,000. आपसे जनरल एंट्रीज मांगी जा रही for impairment loss and reversal of impairment loss। लिख करें जी बच्चे, फाइनल करें सही। 31st December 2022 किसको किससे कंपेयर करना है, हाँ जी फाइनल करें। अब देखें में प्लीज टू प्लीज स्टोरी जाए लाइन जल्दी से। कैरिंग अमाउंट को आपने कंपेयर करना रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए अपने कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को आपस में कंपेयर करना। जी कैरिंग अमाउंट बताएं, करने वर्किंग करने, जहन चलाया करें प्लीज, अपना करें थोड़े साथ वाले। जी 1 लाख डिवाइड बाय 10 ऐसे ही होगा। कितने साल लेकिन गुजरे, तो 2 सालों की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 20,000, कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 80,000, रिकवरेबल अमाउंट होना 64,000, डिफरेंस लें 16,000, डबल एंट्री लिखें। कॉस्ट मॉडल है रिवॉल्यूशन मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है तो रिलैक्स होकर एंट्री लिखें। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये कौन सा काम करके आगे चले, रिमेनिंग लाइफ बताएं 8 इयर्स, 2 साल गुजर गए, 10 में से 8 इयर्स। अब पहुंचे जरा 31 दिसंबर 14 का, सॉरी 31 दिसंबर 2024। हाँ जी ठीक है, रिवर्सल ऑफ लॉस होनी है, लेकिन यहाँ पहले कैरिंग अमाउंट तो कैलकुलेट करना करें, जरा इंडिविजुअली करें थोड़ी सी बात। कैरिंग अमाउंट के, हाँ जी 64,000, एसेट आ गया था माइनस 64,000 डिवाइड बाय 8, लेकिन 2 साल गुजर गए तो कैरिंग अमाउंट बन जाएगी 48,000। अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 70,000, लेकिन क्या सारा इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो जाएगा। अब रिवर्सल होनी है या लॉस है, कैसे पता चला, नहीं वो तो बताया भी हुआ, लेकिन एक मिनट फिगर भी देखें जरा, 48 और 70 आ गया, 48 के इस वक्त कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, तो ये लॉस तो है नहीं, कैरिंग अमाउंट वैसे ही कम है, लेकिन क्या लॉस के बाद ये सिचुएशन अराइज हुई है, तो इस सिचुएशन में फिर क्या होता है, रिवर्सल ऑफ लॉस होता है, लेकिन रिवर्सल ऑफ लॉस पूरा नहीं होता, उसकी एक लिमिट है। पेज नंबर 30 ढूंढना है, एसेट मैक्सिमम तो 70 तक ही आना, लेकिन लोअर ऑफ के कंपैरिजन से आना है।
तो अगर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा हो आफ्टर लॉस ये सिचुएशन बने तो लोअर ऑफ क्या क्या ढूंढना होता है, जरा दोबारा देखिए फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर सेकंड पैराग्राफ। एक तो रिकवरेबल अमाउंट अब आप देखेंगे, रिकवरेबल अमाउंट देखें कितनी 70,000, और सेकंड ही पूरे वर्ड्स पढ़ के बताएं क्या कैलकुलेट करेंगे अपने लफ्जों में, जरा फाइनल करें, जरा पढ़ के जरा अपने लफ्जों में बताएं। कैरिंग अमाउंट अपने अपने वर्ड्स में, अंग्रेजी जरूरी नहीं, अपने वर्ड्स में फाइनल करें। कैरिंग अमाउंट कौन सी, हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस, अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना हुआ होता आए करके वर्किंग करें, करें वर्किंग करें, क्यों आपस में लड़ते हैं। कैरिंग अमाउंट हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस इग्नोर करके सोचें, अगर हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड ना किया होता तो इस डेट पे कहाँ खड़े होते हैं, एसेट कितने का था 1 लाख, इसी तरह करेंगे माइनस कितनी लाइफ थी इसकी, और 4 साल इसी तरह गुजर जाने थे अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता। 8 साल क्यों गिने थे, क्योंकि लॉस आ गया था इसलिए रिमेनिंग लाइफ गिनी थी, अदरवाइज अगर लॉस ना आता तो 4 साल 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी। रिवाइज हो गया प्लीज, 60 ये हो गया। अब इसमें सिलेक्शन करें, लोअर क्या बना 60, खड़े कहाँ है 48, डिफरेंस कितना बनता है 12,000 रिवर्सल ऑफ लॉस। ठीक है, तो अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो बस लोअर ऑफ की बेस पे अपने डिसीजन लेना है। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लेकिन जरा सोच के बताएंगे अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता, जरा ट्राई करें, बाकी तो फिर कल मैं अभी बताता हूँ रिवाइज करके ये होता है, फिर दोबारा बात करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो कुछ और भी करते इसके साथ आप देखें फिगर जरा अपने, लोअर ऑफ की बेस पे हमने 12,000 लॉस तो रिवर्स कर दिए, लेकिन क्या फर्दर आगे जा सकते हैं अभी, देखें फिगर, ये रिवर्सल ऑफ लॉस के बाद हम कहाँ आ जाएंगे, कितनी अमाउंट से कहाँ तक आ जाएंगे, 48 से 60 पे आ जाएगा, तो क्या अभी 60 से 70 तक जाया जा सकता है, रिकवरेबल अमाउंट अभी ज्यादा है, लेकिन ये जो डिफरेंस आएगा फर्दर ये क्या कहलाएगा, ये फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस कहलाएगा। चलें बार वो बात पर आप रिवाइज करिएगा फिर दोबारा करेंगे। एक एंट्री बता दें रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, accumulated impairment loss debit and reversal of impairment loss. कहाँ जाएगी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, लॉस कॉस्ट मॉडल है, पेज नंबर 33 पे है, बात सही तरह कंप्लीट कर लें। पहले तो फर्स्ट टू द पैराग्राफ्स लिखे हुए यहाँ पे पेज नंबर 33 के स्टार्ट पर, ये शायद आपको पहले भी आइडिया है, पढ़ के देखें। आइए 36 कौन सा वैसे इम्पेयरमेंट वाला, is not applicable to various assets because IFRS is applicable to those assets have a mechanism to ensure that the relevant asset is not overstated। पता है वैसे, नीचे पढ़ के देखें ये स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल नहीं है, इन्वेंटरीज पे एप्लीकेबल है, उस पर कौन सा स्टैंडर्ड लगता है IAS 2, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल है कब है कब नहीं है, हाँ जी दूसरा ढूंढे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू पे मेजर हो रही है फिर एप्लीकेबल नहीं है, तो नीचे आप आते हैं, तो कौन से दो स्टैंडर्ड यहाँ वो याद करवा रहा दोबारा आपको, IAS 2 पे एप्लीकेबल नहीं है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं है अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल पे है, नीचे है। हाउएवर IAS 36 आपके सिलेबस के हवाले से कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, IAS 16 पे एप्लीकेबल है, चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे, ये ज़हन में रखिएगा IAS 16 पे ये एप्लीकेबल है चाहे कॉस्ट मॉडल हो या रिवैल्यूएशन मॉडल हो, लेकिन IAS 40 पे कब एप्लीकेबल है, जब सिर्फ कॉस्ट मॉडल हो।
और फिर एक जरा इंटेंजिबल वाला बस याद रखिएगा, सिलेबस में तो नहीं। तो ये 3 चीजें कौन सी बता रहे हैं जिन पे एप्लीकेबल है, और 2 कौन सी बता रहा है जिन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो थोड़ा सा ऊपर हाईलाइट कीजिएगा, जब भी दोबारा पढ़े तो एक नजर आनी चाहिए। अच्छा, इसके नीचे एक थोड़ा सा टेबल बना हुआ, उस टेबल को एज इट इज पढ़ने से पहले जरा नीचे एग्जांपल्स देख लें, बाद में फिर टेबल पढ़ते हैं। रेडी है सर? एक एग्जांपल है मिड में तकरीबन। कंसीडर द फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज रिलेटिंग टू अंडरलाइन रिवैल्यूड एसेट। कौन सा होता है जो फेयर वैल्यू मॉडल पे? बस करें यार, अब ये बात तो बता दी। नीचे 3 सिनेरियोज दिए हैं, तो कहता है कैरिंग अमाउंट सिनेरियो 1 मेरे साथ देखें पहले, लेफ्ट साइड से पढ़े और सिनेरियो 1 देखें। कैरिंग अमाउंट दैट इज फेयर वैल्यू का मतलब बताया ना? नहीं मतलब सी सोच के जरा क्या रिवैल्यूएशन होगी, ये कैरिंग अमाउंट किसके बराबर हुई हुई है? आगे भी कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नेग्लिजिबल का मतलब नहीं है, जीरो है, समझो इग्नोर्ड है। नेग्लिजिबल मींस ना होने के बराबर है, मीन जीरो है। इसके नीचे लिखा है वैल्यू यूज। रिक्वायरमेंट पढ़े। डिस्कस whether IAS 36 needs to be applied and calculate the impairment loss if any। नहीं वो छोड़ो, एक सेकंड। नीड्स टू बी अप्लाइड मैं बताता हूँ, आप इम्पेयरमेंट लॉस की वर्किंग ज़हन में लाएंगे। इम्पेयरमेंट लॉस की अगर वर्किंग करनी है तो किसको किससे कंपेयर करते हैं? अच्छा, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं, आंसर भी लिखा हो, सिर्फ बात एक छोटी समझ नहीं है। कैरिंग अमाउंट बताएं 5। अब इसे कंपेयर करना हमने रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट बताएं ना करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट किस किस का हायर होता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। सर ऐसे ही होता है? नहीं नहीं वो ठीक है, अगर ना बताई हो तो फिर ठीक है, लेकिन बताई नहीं है, अभी ढूंढते हैं। फेयर वैल्यू बताए 5 लाख की फेयर वैल्यू बताई तो हुई। कॉस्ट टू सेल बताए, निग्लिजिबल बताई हुई है, जीरो है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 5 लाख। ऊपर 5 लाख क्या लिखवाया मुझे? कैरिंग अमाउंट। और वो कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के बराबर क्यों है? क्योंकि रिवैल्यूएशन हुई है। तो नीचे मैं वही वर्किंग कर रहा हूँ इम्पेयरमेंट लॉस का। वैल्यू यूज बताएं कितनी? सिलेक्शन करें किसकी? हायर फायदा नहीं है, फायदा तो भाग ली है। सिलेक्शन 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 6 लाख बताएं। इम्पेयरमेंट लॉस है ये, हायर क्या बन गया? 6 लाख। रिकवरेबल अमाउंट है ना, तो 5 लाख क्या है कैरिंग अमाउंट? इम्पेयरमेंट लॉस है तो सही 1 लाख। कब होता है? तो नो इम्पेयरमेंट लॉस। हाँ जी, कैरिंग अमाउंट एक्सीड हो तब होता है, तो नो इम्पेयरमेंट लॉस। डन है। सिनेरियो 2 सोचना भी 1 मिनट बाद में सारे बनाएगा नीचे। सिनेरियो बी में कैरिंग अमाउंट बताए 5 लाख। मत डरे मत डरे, रिकवरेबल अमाउंट कैसे आती है? हायर ऑफ किस किस का यार? फेयर वैल्यू बताए 5 लाख, फिर भी बता दिए, यही फेयर वैल्यू भी है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बताए, जाने दे यार खुदा के लिए, किस कौन से सवाल में? वो बेटा सिनेरियो 1 ही हो रहा है, 3 सिनेरियोज उसमें, एग्जांपल 1। नेक्स्ट पेज पे कैसे पहुंच गया? एक फर्स्ट एग्जांपल है, 3 सिनेरियोज में से कौन सा सिनेरियो हुआ अभी? अभी और भी कौन सा होना है यहीं पे? सी भी यही होना है, इतनी जल्दी क्या है जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सर बताएं कितनी बनेगी? 5 लाख कैसे? 5 लाख माइनस जीरो, वैल्यू यूज बताएं 480। हायर बताएं 5 लाख। इम्पेयरमेंट लॉस बताएं, जाने दे यार 20,000 खुदा के लिए यार, क्या हो गया? हायर को कंपेयर किससे करना है? वैल्यू यूज से। कोड में देखें आपको वहां से कैसे नहीं नजर आ रही? वहां तो डाटा दिया है, बाकी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डाटा आपसे पूछता हूँ और डिसीजन आपसे लेता हूँ। कैरिंग अमाउंट कितनी है? रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 480। 480 के, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितनी है? हायर के। कैरिंग अमाउंट के, इम्पेयरमेंट लॉस के, जीरो है। सिनेरियो सी, कैरिंग अमाउंट 5 लाख,
recoverable amount, fair value as cost to sell, value use बताएं। अब वैल्यू यूज सिर्फ देखें जरा एज इट इज, तीनों वैल्यू यूज देखें जरा अपने सिनेरियोज में। एक दफा उसने वैल्यू यूज बताई फेयर वैल्यू से ज्यादा, ऐसे 6 लाख, एक दफा उसने थोड़ी सी कम बताई है और एक दफा जरा ज्यादा ही कम बताई है वैल्यू यूज, लेकिन तीनों केसेस में डिसीजन फाइनल किया। चलिए हायर पहले सेलेक्ट करेंगे, इसमें 5 लाख इसमें हायर ही बनेगा। अब 5 लाख को किससे कंपेयर करना है बताइए, इम्पेयरमेंट लॉस है। अब इस पूरी स्टोरी में मतलब ये बनता है कि अगर एसेट रिवैल्यूड मॉडल पे है और ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे आ गया, दो तीन बातें मैं करूंगा, बाद में फिर पढ़ते भी हैं। नंबर एक क्या बोला मैंने, रिवैल्यूएशन मॉडल पे और फेयर वैल्यू पे आ गया है और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 0 है, तो फिर शायद इम्पेयरमेंट लॉस की वर्किंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू यूज से ज्यादा हो, कम हो या बहुत कम हो, आपके सामने सिचुएशन इम्पेयरमेंट लॉस बनता नहीं है। मैंने क्या 3 चीजें बोली, रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, फेयर वैल्यू पे आ गया हो और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 0 हो। तो आपके सामने ये सिचुएशन, इम्पेयरमेंट लॉस की शायद कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक सेकंड आंसर लिखने से पहले तो ऊपर आएगा एक 2 बॉक्सेस बने हैं, ए कौन से पेज पे होगा, उधर ही रहेगा ये एग्जांपल्स ऊपर 2 बॉक्सेस में से पहला बॉक्स पढ़ो, इफ डिस्पोजल कॉस्ट आर नेग्लिजिबल, आगे पढ़े, recoverable amount of revalued asset is necessarily close to or greater than revalued। दोबारा गौर से पढ़िएगा, मैं तीनों सिनेरियो समझ, recoverable amount necessary close to या greater than its revalued amount। बोर्ड पे देखें सिनेरियो 1, बताएं रिकवरेबल अमाउंट कितनी है सिनेरियो ए में, सही बताइएगा, सही बताइएगा, सही बताइएगा, 6 लाख जी। रिवैल्यूड अमाउंट के बराबर है, ग्रेटर है, ग्रेटर, तो एक सिचुएशन ग्रेटर क्या है। बी और सी में बताएं रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 5 लाख, 5 लाख। तो या तो इस केस में अगर डिस्पोजल कॉस्ट 0 है, या तो रिकवरेबल अमाउंट इक्वल होगी, क्लोज टू होगी, किससे, रिकवरेबल अमाउंट से, या तो रिवैल्यूड अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, किससे, पढ़े वर्ड नहीं, कैरिंग अमाउंट की जगह दूसरा एक वर्ड निकाल रहा है, वैसे परेशान भी ना होइएगा। रिवैल्यूड अमाउंट यहाँ कौन सी है, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, रिवैल्यूएशन हो गई है, कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूड अमाउंट के बराबर बनी हुई है, तो पहले सिचुएशन में क्या किससे ज्यादा फाइनल करेंगे, नहीं, रिकवरेबल अमाउंट के रिवैल्यूड अमाउंट से ज्यादा। मैं जिसे कैरिंग अमाउंट कह रहा हूँ उसी को वो रिवैल्यूड अमाउंट क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारी कैरिंग अमाउंट किसके बराबर हो गई, फेयर वैल्यू के बराबर क्यों हो गई, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन कर दी है, तो रिवैल्यूएशन करके एसेट फेयर वैल्यू के बराबर हो जाता है। हमारी ये जो 5 लाख 5 लाख 5 लाख कैरिंग अमाउंट है, ये सिनेरियो नीचे पढ़ रहा है, क्या ये फेयर वैल्यू के बराबर हो गई है, हो गई है, रिवैल्यूड एसेट है और हमने जब रिवैल्यूएशन करने तो एसेट किसके इक्वल हो जाता है, फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाता है। तो अगर डिस्पोजल कॉस्ट 0 हो तो फिर क्या होगा, जो रिकवरेबल अमाउंट होगी वो या तो इस रिवैल्यूड अमाउंट से ज्यादा होगी या इसके बराबर होगी। अब क्लोज का मतलब नेग्लिजिबल क्लोज, अगर 1 आध रुपया होता भी तो तकरीबन क्लोज हो, नेग्लिजिबल की बजाय अगर फॉर एग्जांपल वो आपको 1-2 रुपए बता भी देता कि डिस्पोजल कॉस्ट 2 रुपए, तब भी क्लोज होगी। ठीक है, क्या चीज किससे क्लोज या ग्रेटर होगी, हिम्मत 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 हिम्मत, रिकवरेबल अमाउंट रिवैल्यूड अमाउंट के क्लोज होगी या उससे ग्रेटर, तो उस केस में फिर क्या जरूरत नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो उसे। In this case, after the revaluation requirements have been applied, it is unlikely that revalued asset is impaired and recoverable amount need not be estimated। मतलब इसका ये हुआ, ये जो मैंने इतनी लंबी सी वर्किंग की है, अगर उसने कहा था कि डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल है, इस केस में डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल है,
रिवैल्यूएशन मॉडल है, फेयर वैल्यू पे एसेट आ गया है और डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल है, तो ये जो मैंने आपसे अभी वर्किंग करवाई है इसको शायद करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि करके पता चला है इसलिए एक दफा इसका आंसर अपने हाथ से, ये पेज के लेफ्ट साइड पे जगह खाली पेज है। ये बात पूरी समझ आ गई मैंने? जरा मेरी तरफ देख के पहले एक्सप्लेन कर दें क्या क्या क्या, क्या समझ आया। अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो, सॉरी रिवैल्यूएशन मॉडल हो, रिवैल्यूएशन की आपने और डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल है, तो वैल्यू यूज चाहे ज्यादा हो या कम हो, अल्टीमेटली आपका डिसीजन यही होगा कि इम्पेयरमेंट लॉस नहीं बनता। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर आपने बात समझी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर लिख लेंगे तो बताइए। जी ओके। अब यहाँ एक सवाल, बल्कि सवाल से पहले रिपीट कर दें किस सिचुएशन में बात हुई है। रिवैल्यूएशन मॉडल है, एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया है और डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल, लेकिन अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, फेयर वैल्यू पे आ गया है, लेकिन डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल नहीं है, तो जरा नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल देख लें पहले, फिर आप बताइएगा इम्पेयरमेंट लॉस की वर्किंग करनी पड़ेगी या नहीं। अब पेज नंबर 34 नोट कर लिया जॉनल स्टूडेंट्स, कोई रहा तो नहीं गया? ये रिपीट कर देंगे, मैंने 3 बातों में से कौन सी चेंज की है? पहली 2 कौन सी सेम है यार, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। रिवैल्यूएशन मॉडल है, एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया है, अभी बात क्या हुई है पेज 33 पे कि डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल नहीं है तो वंस अगेन 3 सिनेरियोज हैं, कंसंट्रेशन रखनी है, एक एक करके जरा डिसीजन है।
सिनेरियो ए में वर्किंग करवाएं, कैरिंग अमाउंट बताएं। कैरिंग अमाउंट वंस अगेन किसके बराबर की हो गई है, क्यों हो गई है, फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट किया गया होगा, किससे कंपेयर करना है, रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है। रिकवरेबल अमाउंट में क्या क्या लेना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर्स ढूंढना शुरू करें। फेयर वैल्यू बताएं 5 लाख माइनस 50,000, 4,50,000 550,000 माइनस करना था यार। ठीक है जी, अब 50,000 क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। वैल्यू यूज बताएं, वैल्यू इन यूज बताएं। 6 लाख। हायर बताएं, हायर बताएं। 6 लाख का नाम क्या हो गया हायर होके, रिकवरेबल अमाउंट। अब कंपेयर किससे होनी है, कैरिंग अमाउंट बताएं, इम्पेयरमेंट लॉस बताएं, रीजन बताएं। कुछ बोलना चाहे, रास्ते में रुक गया वो। कैरिंग अमाउंट ग्रेटर नहीं है इससे, सिनेरियो बी में आए। कैरिंग अमाउंट बताएं 5 लाख। डेटा अपने बुक से देख रहे हैं, मतलब बाकी ठीक है, फिगर्स मैं लिख रहा हूँ बाकी, लेकिन फिगर्स में लिखते हुए इधर उधर हो जाता है। रिकवरेबल अमाउंट में बताएं क्या क्या होता है, फेयर वैल्यू बताएं, डिस्पोजल कॉस्ट बताएं, नेट बताएं, वैल्यू यूज ढूंढें। 4,50,000, 4,80,000, गेम ऑन होगी हुई। हायर बताएं, 480,000 का फाइनल नाम बताएं। सिलेक्शन के बाद रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करें, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, कितना है, क्यों है। थर्ड सिनेरियो पहले करवा दें, फिर कंक्लूड करवाइएगा। कैरिंग अमाउंट बताएं, रिकवरेबल अमाउंट बताएं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल बताएं 5 लाख माइनस 50,000, 4,50,000। वैल्यू यूज बताएं, चेंज होगी इसे। हायर बताएं 4,50,000, 4,50,000 हायर का नाम बन गया है रिकवरेबल अमाउंट। डिफरेंस नो कितना हो गया है। अगर डिस्पोजल कॉस्ट ना हो, फेयर वैल्यू मॉडल हो, एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया हो और डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल हो, फिर तो वर्किंग के रिजल्ट में इम्पेयरमेंट लॉस नहीं निकलेगा, ऐसे ही। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो और डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल ना हो, तो फिर डिफरेंट आंसर्स आएंगे वैल्यू यूज डिफरेंट होने की वजह से। तो क्या फिर IAS 16 अप्लाई होने के बाद IAS 36 अप्लाई करना कंपलसरी हो जाएगा? कब कंपलसरी नहीं होगा? फेयर वैल्यू मॉडल हो, फेयर वैल्यू पैसेट आ जाए, लेकिन अगर डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल है तो शायद वर्किंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर वर्किंग करके ही पता चलेगा कि लॉस है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। ठीक है, एक सेकंड, एक पैराग्राफ पढ़ लें, फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 33 पे आएगा जी। अब कौन सा पॉइंट पढ़ने लगे? डिस्पोजल कॉस्ट फॉर नॉट नेग्लिजिबल में पहला सेंटेंस जरा फाइनल करने वाला था। वो कहता फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ रिवैल्यूड एसेट इज नेसेसरी लेस देन फेयर वैल्यू। कंसल्टेशंस पढ़ने में सही कह रहा है। क्या किससे जरूरी है कि कम नहीं होगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जरूरी है कि किससे कम होगी, क्यों? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और फेयर वैल्यू में क्या डिफरेंस है? फेयर वैल्यू में से जब डिस्पोजल कॉस्ट माइनस होगी तो इसने कम ही होना, किसने किससे कम ही होना। हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ही ना हो फिर ये बराबर ही होगी, फिर वो बहस होती। Therefore, revalued asset will be impaired if its value use is less than its revalued amount. सेंटेंस गौर से दोबारा पढ़ें और देखें, ऐसे ही हुआ।
therefore therefore revalued asset will be impaired if बोर्ड में थोड़ा वैल्यू यूज इज बोर्ड में देखें सिनेरियो 6 लाख लेस देन 6 लाख लेस देन रिवैल्यूड अमाउंट है, लेकिन 4,80,000 और 1 लाख लेस देन रिवैल्यूड अमाउंट है, ठीक है। इन दिस केस सेंटेंस पूरा करें, आफ्टर द रिवैल्यूएशन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन अप्लाइड, अंडरलाइन करेंगे। एंटिटी अप्लाइज IAS 36 टू डिटरमिन वेदर द एसेट मे बी impaired। क्या कर लेने के बाद फिर क्या भी अप्लाई होना चाहिए, किस केस में होना चाहिए? अगर डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल नहीं है तो देन IAS 16 अप्लाई होने के बाद एसेट को फेयर वैल्यू पे लाने के बाद फिर IAS 36 भी अप्लाई होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं, और नंबर 2 अगर है तो कितना है, ठीक है जी। पूरे पेज का, अब पूरे पेज की समरी या क्रक्स ये है कि अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, अगला, और एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया है और डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल है, तो फिर तो शायद IAS 36 अप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अप्लाई करेंगे भी तो लॉस निकलना नहीं है। लेकिन रिपीट करें, अगर एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, IAS 16 फेयर वैल्यू पे आ गया है लेकिन डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल नहीं है, तो फिर हमें वर्किंग करके ही पता चले, फिर आफ्टर IAS 16 IAS 36 भी अप्लाई करना चाहिए। अब जरा इसका आंसर लिखना, आई होप की बात समझ आ गई। ये पेज नंबर 34 के नीचे जगह अपने हाथ से एक्सप्लेन करना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप फाइनल है प्लीज। तो छोटे छोटे स्टैंडर्ड भी सही फाइनल होना चाहिए, मिक्स हो जाते हैं। तो छोटे छोटे स्टैंडर्ड में किसको कह रहा है? IAS 20 हो गया, नहीं बोरिंग को उसको रहने दें, वो ज्यादा छोटा हो जाएगा। IAS 20 मतलब जिनको कम टाइम लगा हमें पढ़ते हुए, लेकिन सवालों में जब जाएंगे तो मिक्स हो जाते हैं। IAS 40 है, IAS 20 कह रहे हैं, IAS 36 मतलब उस तरह से बड़े सवाल नहीं है, लेकिन ये भी मिक्स हुए हैं। बंद करना, ठीक है बंद करना, ये बंद कर, ठीक बंद कर जी। वेटिंग फॉर साइट लिख लिया जर्नलिस्ट आप भी पूरी। जी पेज नंबर 26 ढूंढो। नोट अगर कर लें तो पेज नंबर 26। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लें तो बताइएगा। चलो पेज नंबर 26, 27, 28 ये छोटी छोटी एग्जांपल है 4,
इम्पेयरमेंट लॉस की 29 तक। ये तो मेरे ख्याल होमवर्क रखना है, तो आधा घंटा लगा लीजिएगा। इसमें शायद एग्जाम्पल 2 में थोड़ा सा मुझे वर्किंग करवानी है आपको, वरना ये बाकी बड़ी सिंपल है। कहाँ से कह रहा हूँ 26 से 29 है वैसे, लेकिन आप इस तरह कीजिएगा 26 से लेके 38 तक ये रिवाइज कर दीजिए घंटा लगा कर। नई एग्जाम्पल्स इसमें कौन सी हैं? ये पहली 4 जो है, बाकी इसमें ये जो मुझे सैटरडे को पढ़ा था या जो आज पढ़ा, ये जरा इतना सा रिवाइज हो जाता, ठीक है। मीनवाइल जरा वॉल्यूम 1 होना जरा IAS 20 में एक पेज रहता है, तो इन दिनों में जरा जो छोटे छोटे काम रह गए जरा अगर खत्म हो गए, वॉल्यूम 1 होना जरा है, मैं निकाल दूं शायद उससे, अगर है तो निकाल लें। जर्नलिस्ट में जरा वॉल्यूम 1 निकाल। पेज नंबर ढूंढना जरा, जी जी IAS 20 है थोड़ा सा नाम बताएं पहले, जरा एग्जांपल्स करना बाद में, उसके बाद फिर ऊपर नीचे जो इंग्लिश रहेगी वो देखते हैं। इसकी एग्जांपल एक पढ़ना जरा दरमियान में। स्टेट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इनकम रिलेटेड टू द फॉलोइंग गवर्नमेंट ग्रांट्स। रिकॉग्निशन ऑफ इनकम का मतलब नहीं, पूरी आगे थोड़ी किसको रिकॉर्ड करना ये तो बता दें, इनकम की बात हो रही है। स्टेट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इनकम का पेज नंबर बता देंगे। पेज नंबर पता है किसी को? सॉरी यार, पेज नंबर तो बताया नहीं मैंने, पर वॉल्यूम 1 है सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और पेज नंबर है 248 जी। लिखा हुआ स्टेट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, इस टाइम पे इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए रिलेटेड द फॉलोइंग गवर्नमेंट ग्रांट्स। ट्राई करें। पेज नंबर 223 जरा साथ रख लीजिएगा अगर कहीं जरूरत पड़े, वैसे जरूरत नहीं है, वैसे बड़े हो गए मतलब। The grant was received for maintaining good working conditions in past. Try. हाँ जी, नहीं आंसर बताएं, से कब इनकम बनाना चाहिए? फ्यूचर में बनाएं या अभी बना लें? पास्ट में बना लें। पास्ट में क्यों नहीं बना सकते? मिली तो अभी है, मिली अभी है, लेकिन खर्चे पास्ट में हो गए थे, तो इसे कब इनकम बनाएं? जैसे ही मिली है। ढूंढने जरा पेज नंबर 223 की उंगली रखना जरा, कौन सी ग्रांट है? हाँ जी, पास्ट फॉर एक्सपेंसेस है, पास्ट एक्सपेंसेस के लिए, तो इसे कब रिकॉर्ड करते हैं? एंट्री बताएं। हिम्मत। कैश डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, कैश रिसीवेबल डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। आ जाए वापस, पहले इधर पढ़े फिर सोचें कि जरूरत पड़ती जाने की। द ग्रांट वाज रिसीव फॉर मेंटेनिंग सर्टेन वर्किंग कंडीशंस फॉर नेक्स्ट 3 years। जी सर, अब क्या करें? ये पूरी बात करें यार, कमाल हो गई। पहले क्या करें फिर क्या करें? पहले इसे डेफर करें और फिर अगले 3 सालों में इनकम बनाएं। नीचे आंसर्स ढूंढते जाएं, ठीक है। डेफर की एंट्री बोले, कैश डेबिट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट लायबिलिटी बनाए और फिर 3 सालों में इसे इनकम बनाए। क्या एंट्री करें 3 सालों में? या ग्रांट इनकम क्रेडिट करें या वो एक्सपेंस जिससे ये रिलेटेड है उससे नेट ऑफ डायरेक्ट अप्रोच इनडायरेक्ट अप्रोच। जी सी पॉइंट, द ग्रांट वाज रिसीव्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट that has a useful life of 15 years and is being depreciated using 30% reducing balance method। ये क्या करें? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, कैश मिला, कैश मिला सर, ग्रांट इज रिसीव्ड यार, रिसीव्ड क्या है? कैश मिला, किस डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिला, तो क्या करेंगे? डेफर करेंगे और या तो 15 साल पे अलहदा इनकम बनाएंगे, ऐसे ही करेंगे सर, या इस ग्रांट को एसेट से नेट ऑफ करके रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन कितने सालों में वैसे रिकॉर्ड करेंगे? 15 साल में। रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर 15 years।
अगले वर्ड याद आएंगे किसी को? मैंने ये कल परसों भी आपको रिवाइज करने को कहा था। इन प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज यूजिंग ये 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक प्रॉब्लम डिस्कस हुआ था, पेज नंबर 253 ढूंढना था। बल्कि मेरे ख्याल इस वक्त ध्यान में नहीं होगा, इसके साथ पेज नंबर 253 लिखें और इसको भी एक नजर दोबारा देख लें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किसी के ध्यान में आता है? इसे ये रिवाइज किया होगा आपने एक दो दिन पहले। इसमें फिर क्या करना पड़ता है? इसमें डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालनी पड़ती है और उस परसेंटेज की बेस पे फिर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज की बेस पे ग्रांट को इनकम बनाना पड़ता है। अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस होती तो 15 सालों में एसेट डेप्रिशिएट होना था और 15 ही सालों से डिवाइड करके ग्रांट में इनकम बनना था। यहाँ डेप्रिसिएशन यकीनन एसेट की 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होगी, लेकिन उस रेट से, जिस रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे उसी रेट से आप ग्रांट को इनकम नहीं बनाएंगे। ये रिवाइज कीजिएगा प्लीज, पेज नंबर 253 लिखने साथ हो। वैसे बनना है इसे कितने सालों में? 15 साल में बनना है। किसके साथ बनना है ये भी क्लियर होना चाहिए। बनना डेप्रिसिएशन के साथ ही, लेकिन डेप्रिसिएशन के साथ कैसे बनना है फिर वर्किंग का रिवाइज करिएगा, पेज नंबर 253। जीडी पॉइंट में the grant was awarded to facilitate the acquisition of land subject to the condition of building a factory thereon। जी सर, ये बिट पता है आपको? ट्राई करना। नहीं नहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। क्या ग्रांट कैश में मिली है? पढ़े पढ़े। क्या लैंड मिली है, ग्रांट मिली है? ग्रांट मिली है। किस लिए मिली है? The grant is received for non-depreciable asset। तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए अगर मिली है तो आप इस ग्रांट को कैसे इनकम बनाएं? इसके ऊपर जो बिल्डिंग बननी है उसकी लाइफ पे बनाएं। वापस जाएं पेज नंबर 223। पेज नंबर 223 में अपनी डायग्राम देख के बताइए किस जगह पे है, किस जगह लिखा है? ग्रांट फॉर एसेट्स है। वैसे ग्रांट फॉर एसेट है, लेकिन कैश इज रिसीव्ड है फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। और अगर लैंड वगैरह के लिए ग्रांट मिली है तो आप इसे इनकम बनाएं उस बेस पे जिस बेस पे इस प्लांट पे कुछ करना है। बिल्डिंग की बेस पे इसकी डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की बेस पे ग्रांट इनकम बनेगी। आ जाएगा सर? एंट्री बोले जब ग्रांट मिली, कैश डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। लैंड खरीदेंगे तो लैंड डेबिट कैश क्रेडिट। अब ग्रांट में इनकम बनना है, लेकिन प्रॉब्लम है इसके लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो रही, तो फिर लैंड पे जब बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन के साथ साथ इस ग्रांट को इनकम बना लेंगे मजबूरन। असूलन तो क्या होना चाहिए? ये डेफिनेटली जितने साल हो गए उतने साल की वर्किंग करें जी। ई पॉइंट 15 साल की वर्किंग करेंगे। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 15 साल उसकी लाइफ है, तो 15 साल रेट की बेस पे वर्किंग करेंगे। तो 3 साल वाली रिवाइज कर लेंगे, उसमें तो कोई इशू नहीं है। 3 साल की वर्किंग हो सकती है तो 15 साल की भी वर्किंग हो सकती है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। चलिए जी, पॉइंट ई, grant was awarded to facilitate the acquisition of land for dairy farming subject to the condition for maintaining 70% local employment for next 10 years। जी, ग्रांट मिली, कैश मिला, किसके लिए मिला? किसके लिए मिली है ग्रांट? लैंड के लिए, मींस नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। अब इस लैंड पे करना क्या है? हाँ जी, डेयरी फार्म बनाना। लेकिन डेयरी फार्म फॉर डेयरी फार्मिंग, आप डेयरी फार्मिंग मेरा ख्याल है मशीनें लगी होती हैं डेयरी फार्मिंग। लैंड पे आप जानवर पाल रहे हैं, और कितने अरसे तक ये काम होना चाहिए? कंडीशन ऑफ मेंटेनिंग 70% लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, 70% लोकल लोग होने चाहिए अगले 10 साल। अब इस पे को बिल्डिंग बननी है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? नहीं, जो एम्प्लॉइज होने चाहिए उसका 70% लोकल लोग होने चाहिए। कब तक? तब इसको बताएंगे इनकम कैसे बनाना चाहिए। 10 सालों में ही बनाना चाहिए। अगर 10 सालों में कंडीशन मीट हो रही होगी तो हम 10 सालों की बेस पे शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर कहीं भी जाके ये कंडीशन वायलेट हो गई तो फिर शायद रीपेमेंट की स्टोरी आ जाए। तो अब इसमें ये डी वाली ग्रांट और ई वाली ग्रांट में कोई फर्क है? दोनों में सिमिलर क्या है? लैंड की एक्विजिशन के लिए ग्रांट मिली है, वहां कंडीशन है बिल्डिंग, तो वहां जब बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी तो इनकम बनाएंगे। यहाँ कंडीशन है 10 साल के लिए लोकल एम्प्लॉयमेंट, तो 10 सालों की बेस पे इनकम बनाएंगे। हाँ, अगर हमें लग रहा होगा कि ये कंडीशन मीट ही नहीं हो सकती तो फिर भी पता है आपको सोचना रहा, फिर इस ग्रांट को डेफर बनाएंगे या पेबल बनाएंगे, फिर ये वापस ही करनी पड़नी है।
लेकिन अगर शुरू में लग रहा होगा कि कंडीशन मीट हो जाएंगी तो डेफर करके इनकम बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर बाद में ना मेंटेन हो सके तो फिर रीपेमेंट वाली स्टोरी चलाएंगे। लेकिन इनकम अगर बनानी है तो कितने अरसे में बनानी है? 10 साल में। तो डी का आंसर क्या है? बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ पर इनकम बनाए, और ई का आंसर क्या है? नेक्स्ट 10 ईयर्स में इनकम बनाए। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गई जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे है पहले, मिड में, फिर मैं वापस आता हूँ इस पे पीछे, फिर फॉरगिवेबल लोन। पहले आ जाए जरा पेज नंबर 249 के दरमियान में एक हेडिंग है, क्या लिखा हुआ? बेनिफिट ऑफ लोन एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी इकट्ठे सर, थोड़ी सी एक वर्किंग होनी। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पता है किसी को? बताएंगे? 1 प्लस इंटरेस्ट रेट माइनस एन। एन्युटी यूज होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट डिस्काउंटिंग का सेम रखते हैं। एन्युटी का भी यूज होता है, एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, सेम हो, टाइम गैप सेम हो तो यूज हो सकता है टाइम बचाने के लिए, वरना बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉर्मूला सेम रखते हैं? 1 प्लस आई माइनस एन। अब एक स्टोरी पढ़ेगा, कंसंट्रेशन रखिएगा, कैलकुलेटर से पकड़ लेंगे। वो कहता है बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन, benefit of a government loan at below market rate of interest is treated as government grant। तो ट्रांसलेशन करें, नहीं गवर्नमेंट ने लोन दिए, लेकिन सपोज मार्केट में इंटरेस्ट रेट था 10%, गवर्नमेंट ने कहा आपसे हम 6% लेंगे, 8% लेंगे, लो लेंगे। तो वो कहता है फिर ये जो बिलो जो बेनिफिट मिला आपको, इसे फिर आपने क्या ट्रीट करना? गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करना। सेंस बनती? गवर्नमेंट से क्या मिला है जिसे क्या ट्रीट करना? गवर्नमेंट से लोन मिला है बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसे गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करना। द बेनिफिट ऑफ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी मेजर्ड। अब फायदा गवर्नमेंट ग्रांट के, गवर्नमेंट लोन के मार्केट वैल्यू कम होने से, ये फायदा डिटरमिन कैसे करें? सेकंड सेंटेंस आराम से पढ़े मैं सर। द बेनिफिट ऑफ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी मेजर्ड एज। आगे मैं बताता हूँ, आप बताइए यहाँ कैलकुलेट क्या होने लगा? नहीं बेटा, क्या कैलकुलेट होने लगा? एक वर्ड लिखा हुआ, वही वर्ड बोलो। बेनिफिट कैलकुलेट होने लगा। किसका बेनिफिट कैलकुलेट होने लगा? वो लोन जो हमें गवर्नमेंट से बिलो मार्केट रेट पे मिलेगा, उसका फायदा हमें कितना होगा, ये कैलकुलेट करने का आगे एक फॉर्मूला है, और वो बिल्कुल लॉजिकल सी बात होगी। कंसंट्रेशन बस आप रखिए। क्या इस वक्त मैं आपके सामने कैलकुलेट करने लगा? किसका फायदा? जो लोन हमें मिला है मार्केट रेट से कम पे, उसका हमें कितना फायदा हुआ है, ये कैलकुलेट करने का आगे एक फार्मूला है। इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने डिफरेंस लेवल बिटवीन और ढूंढना चाहिए कैश रिसीट अंडर द गवर्नमेंट लोन। इट मींस आपने कैश रिसीट पहले ढूंढना, जो आपको लोन का कैश मिला होगा वो अपने ले लेना है, और इसमें से फिर माइनस कर देना है, डिफरेंस लेना है दोनों का। किस क्या माइनस कर देना? इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन measured and recognized in accordance with IFRS 9। अभी जो IFRS 9 है ये तो भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन IFRS 9 कैसे इनिशियली लोन को मेजर करता है, एक मिनट बोर्ड पे देखना। और जो मैं ये सेंटेंस एक लिखूंगा फिर इसको अप्लाई भी करके दिखाता हूँ। ये मैं क्या करने लगा हूँ पहले ये क्लियर करना, मैं क्या करने लगा हूँ? मैं बेनिफिट कैलकुलेट करने लगा हूँ। किसका बेनिफिट? ना ना, आप सही बोल रहे ना यार, क्या इस लोन का फायदा कैलकुलेट करने लगा जो बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट पे हमें गवर्नमेंट से मिला। बेनिफिट ऑफ, बल्कि पूरा लिख देते हैं, बेनिफिट ऑफ लोन एट बिलो बिलो मार्केट रेट। कैसे कैलकुलेट होगा? कैश रिसीव कैलकुलेट करें और बाद में उसमें से एक चीज माइनस करें। अब ये जो माइनस है, इस वर्ड्स को ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरी लाइन है जो मैंने अंडरलाइन की एंड में इनिशियल करेंगे अमाउंट वाली, इसमें करना ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश पेमेंट्स में, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन पेमेंट्स, लोन रीपेमेंट्स कर लेते हैं, एट मार्केट इंटरेस्ट रेट।
अगर आप लोन लें तो वापस करना होता है, लोन वापस करना है। हमें जो लोन मिला है वो बिलो मार्केट रेट पे मिला है या जीरो रेट पे मिला है, कुछ ना कुछ हमने भी देना है, तो लोन भी वापस होगा, इंटरेस्ट भी वापस होगा। तो उसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ले लें रीपेमेंट्स की, जो है लोन रीपेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है, किस रेट पे, मार्केट इंटरेस्ट रेट पे या बिलो पे? नहीं, बिलो पे नहीं, इंटरेस्ट रेट जब आपने प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेनी तो किस रेट से लेनी, मार्केट इंटरेस्ट रेट से। इसको जब आप माइनस करेंगे कैश रिसीव से तो हमारे पास वो बेनिफिट आ जाएगा। उसका मीनिंग क्या होगा मैं अभी फिगर से समझा। तो ये जो मैं फार्मूला भी लिख रहा हूँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख के बता दें मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अपने लफ्जों में बताएं मैं चाहता क्या हूँ। जो लोन हमें बिलो मार्केट रेट में मिला गवर्नमेंट से, उसका मैं फायदा कैलकुलेट करना चाहता हूँ। फायदा कैलकुलेट करने का एक फार्मूला क्या बनाना चाहता हूँ, कैश रिसीव लूंगा मैं और उसमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू लूंगा, किस रेट से, मार्केट इंटरेस्ट रेट से। इससे फिर क्या पता चलेगा हमें, ये मैं पहले फिगर्स के साथ समझा दूं तो उसके बाद अभी सब कुछ नोट कर लीजिए। ये एक एग्जांपल देख लीजिए। ऑन 1 जनवरी 2023, पता कहां पढ़ रहा, MG Limited received a loan under government support scheme whereby loan of land is provided at a markup of, अपने से पढ़े एक बार, बुक है आपकी से पढ़े, अगर बुक है तो अपनी पढ़े बुक से, या अपने नोट करना फिर जिनके पास पेज नहीं है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जिनके पास है अपनी बुक से देखें। ऑन 1 जनवरी 2023 क्या हुआ जी, हिम्मत लोन मिला किस अंडर गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम, वेयर बाय कितना लोन मिला, किस रेट पे मिला, लेकिन मार्केट रेट कितना था 12%। सिमिलर लोन्स का मार्केट रेट 12% था। लोन क्यों मिला, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अगर मिला तो जितने भी ग्रांट होगी क्या वो डेफर होगी या इनकम बनेगी, इनकम बनेगी। तो पुरानी सारी चीजें वैसे ही, सिर्फ एक वर्किंग आपके सामने है। इसमें सभी करना ये होता है कि अब आपने ये जो लो रेट पे आपको लोन मिला इसका फायदा कैलकुलेट करना है कि आपको कितने रुपए का फायदा हुआ। तो आप मुझे बता सकते हैं कैश कितना रिसीव हुआ, यार ये तो बता दें यार प्लीज। 1 लाख रुपीज मिले आपको, ये कैश रिसीव हो गया। अब इसको मैंने कंपेयर किससे करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन रीपेमेंट्स, और उसको फिर किस रेट पे कैलकुलेट करना है, मार्केट रेट। ठीक है, अब जरा फर्स्ट पैराग्राफ दोबारा देखें जरा, ये लोन मिला कब है, 1 जनवरी 2023। आखिरी सेंटेंस पढ़ी इसी पैराग्राफ में, रीपे कब करना है, कितने साल बाद रीपे होना है, कितने साल बाद रीपे होना है, 1 साल बाद रीपे होना है, क्या लाख ही वापस करना है या 5% इंटरेस्ट भी देना, वो भी पर एनम में ढूंढने जरा। 5% इंटरेस्ट देना है वैसे या जीरो इंटरेस्ट पे है, 5% इंटरेस्ट पे है। तो आप मुझे बता सकते हैं रीपेमेंट कितनी होनी है, कितनी होनी है, एक तो 1 लाख वापस होना और 5000 कैसे बना, समझ आ गया, 5000 कैसे बनाया मैंने, 1 लाख का 5%। ये कब देने हैं दोनों चीजें, मिली आज है लेकिन ये वापस कब करनी है, 31 दिसंबर मीन्स 1 साल बाद लोन का प्रिंसिपल भी देना है और एनुअल इंटरेस्ट है साथ 5000 का इंटरेस्ट भी देना है। इन अदर वर्ड्स टोटल कितना देना, इन अदर वर्ड्स टोटल कितना देना है। तो ये 1,05,000 कब देना है, कितने साल बाद देना है, 1 साल बाद देना है। आज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें इसकी, फॉर्मूला बोले 1 प्लस, ये वर्किंग करते हुए कौन सा रेट लगाना मैंने, मार्केट रेट या बिलो रेट, ये वर्किंग आपने करनी मार्केट रेट से, -1। -1 क्यों किया मैंने, क्या हमेशा ही 1 -1 ही होगा, अगर 2 साल बाद देना होता तो हम अलग वर्किंग कर देते। ये एक आंसर लिखें 105 000 1 + 0.12 -1। अब मेरी बात ना पूरे ध्यान से सुननी है, बिल्कुल लॉजिकल से ये चीजें जो हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नहीं है इसलिए मैंने चाहा पहले फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं असूलन, बल्कि पहले फिगर बता दें कितनी है ये 93,750 क्या है,
प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? आज की वैल्यू। 1,05,000 क्या है? फ्यूचर वैल्यू। तो अगर साल बाद हमने किसी लोन के अगेंस्ट 1,05,000 वापस करना है, अगर साल बाद हमने किसी लोन के पैसों के अगेंस्ट 1,05,000 वापस करना है और रेट 12% होता, तो आज हमें कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 1,00,000 मिलना चाहिए था या 93,750 मिलना चाहिए था? अगर रेट वही है जो है, कितना है? 12% ही होता। हमने वापस कितने पैसे करने? 1,05,000। आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है 12% रेट के हिसाब से, और उससे हमारा आंसर है 93,000। तो 1,05,000 फ्यूचर वैल्यू है और 93,750 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू मीन्स आज की वैल्यू है। तो ये फिगर्स ये बता रही हैं कि अगर हमने 12% के हिसाब से कोई बैंक से लोन लिया होता तो हमें लाख ना मिलता, हमें आज 93,750 मिलता। कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है 93,750। इसको जरा 12% ज़रब दें। 93,750 को जरा 12% से ज़रब दें। ये क्या बना? 12% से मैंने ज़रब दिलाया, ये क्या बना? ये 1 साल का इंटरेस्ट बना। ऐसे ही है ना सर? अब इसे जरा प्लस करें 93,750। 93,750 क्या है? ये प्रिंसिपल है। 11,250 क्या है? ये इंटरेस्ट है। तो आंसर आपका क्या है? तो असूलन, आप मेरे वर्ड दोबारा सुने, असूलन 1,05,000 रुपया हमें तब वापस करना चाहिए था अगर हमें 93,750 आज लोन मिला होता। 1,05,000 तब वापस होना चाहिए था अगर आज हमें 93,750 का लोन मिला होता, लेकिन हमें 93,750 की बजाय आज कितना लोन मिला है? तो क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं? कितने असूलन मिलने चाहिए थे हमें? आज हमें कितने मिलने चाहिए थे अगर साल बाद 1,05,000 12% के हिसाब से माइनस करना था? लेकिन हमें ज्यादा मिला है। तो जितना ये ज्यादा मिला है ये क्या कहलाएगा? ये गवर्नमेंट ग्रांट है, ये फायदा। तो ये फायदा जो है ये हम समझेंगे कि गवर्नमेंट से ये जो पैसे मिले हमें एक्स्ट्रा, ये गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, बाकी तो डेफिनेटली हमने वापस करना है। क्या पूरा लोन ही गवर्नमेंट ग्रांट है? लोन भी वापस होना है, 5% इंटरेस्ट भी देना है। तो गवर्नमेंट ग्रांट इस केस में कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप कैश रिसीव लिखें और उसमें से माइनस क्या करें? अब बोल दो फिगर्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन रीपेमेंट, लेकिन किस रेट पे कैलकुलेट करें? उससे पता आपको ये चल जाएगा कि आज लोन मिलना चाहिए कितना था और मिला कितना है। तो जितना एक्स्ट्रा मिला होगा वो इसका मतलब आपको गवर्नमेंट के इस लोन की वजह से बेनिफिट मिला है, और वो जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट ग्रांट का है, वो फायदा पे गवर्नमेंट ग्रांट है। क्या पूरा लाख गवर्नमेंट ग्रांट है? पूरे लाख ही गवर्नमेंट ग्रांट है सर? कितना पोर्शन बस गवर्नमेंट ग्रांट है? डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन कैश रिसीव्ड एंड, बोले बोले ढूंढ के बस, एंड 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 एंड, मैंने भी कहता रहना एंड, और आपने भी फैसला किया, हमने भी नहीं बोलना एंड 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 भाईजान। कैश रिसीव माइनस एंड प्रेजेंट वैल्यू व्हाट एट विच रेट? तो एक मिनट फाइनल कर देना जरा, अमाउंट बताएं डिफरेंस की। 650, मुझे इसकी एंट्री बता दें जरा, उसके बाद फिर आप ये सब कुछ नोट कर लीजिएगा जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा। हाँ जी, कैश कितना डेबिट? हाँ जी, कैश 1,00,000 ही मिला, लेकिन इस कैश में से कितने पैसों को लोन समझे और कितने पैसों को ग्रांट समझे? हाँ जी, लोन के पैसे समझे जाएंगे 93,750 और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी 6250। ये क्या कहलाएगी? ये ग्रांट है, लेकिन एक और जरा एंगल से पैराग्राफ पढ़ें, बताएं इस ग्रांट को डेफर करूं या इसे इनकम बनाऊं? अगर ये फ्यूचर से रिलेटेड कोई होती तो फिर इसको डेफर ही होना था, बाद में इससे इनकम बनाता, लेकिन क्योंकि इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है इसलिए इसके साथ मैंने वर्ड क्या लिख दी, मैंने प्रॉफिट लॉस ग्रांट इनकम, और ग्रांट इनकम मैं सीधी इनकम की बना रहा हूँ इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। लेकिन अगर ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट की बजाय फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए होती तो बाकी स्टोरी एज इट इज है। हाउ टू मेजर दिस अमाउंट ऑफ ग्रांट? कैश रिसीव्ड और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन रीपेमेंट्स एट मार्केट इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है।
ये एंट्री भी अपने हाथ से लिखिएगा, पेज के नीचे भी जगह है, लेकिन एक दो चीजें जरा पहले साथ नोट कर लें। एक जरा फर्स्ट पैराग्राफ जो पढ़ा था ना ऊपर, यहाँ IFRS 9 आया था कहीं, उसके साथ ब्रैकेट में लिखिएगा कि ये IFRS 9 वाली जो स्टोरी है उसमें ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे होंगे, प्रेजेंट वैल्यू फ्लो दी पेमेंट्स। कोशिश करें अगर वहां ही लिख लें जहां जहां मैंने लिखने की कोशिश की है, और जिनके पास अभी अगर इस वक्त बुक नहीं है तो कर लीजिए, अदरवाइज कहीं नोट कर लें। ये पेज नंबर 249 पे लिखना है बाद में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने मेरा साथ दिया। ये 1,05,000 क्या था? ये फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब 1 साल बाद ये देना है। तो अगर ये 1,05,000 मार्केट रेट पे ही देना होता तो आज इस 1,05,000 की वैल्यू 93,750 है, लेकिन हमें ये 1,05,000 वापस करना पड़ रहा है 1 लाख लेके। इसका मतलब हमें 6,250 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं आज की वैल्यू के मुताबिक। असूलन 1,05,000 12% अगर मार्केट रेट होता तो हमें देना पड़ना था, अगर लोन आज लिया होता 93,750। एक बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर नोट करने तो बताइए। एंट्री नीचे लिखी तो हुई है, लेकिन उधर ही चाहे नीचे ही जाकर अपने हाथ से लिखो। ये नोटेड है? नोटेड है सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बात थोड़ी सी जरा और पूरी करवा दो जरा। मैंने भी वैसे एक वर्किंग करवाई तो है, लेकिन जरा मेरे ख्याल पूरी बात कर लेना। सपोज 1 साल गुजर गया, ये पहली एंट्री किस दिन हुई? 1 जनवरी को हो गई। कितनी ग्रांट आपने इनकम बना ली? 6,250। लोन कितना बना लिया? अब 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद फिर आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे? इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे सर? किस तरह, कैसे? अपना जरा माइंड अप्लाई करें जरा। लोन पे या कैश पे? लोन पे इंटरेस्ट देना होता है या कैश पे? तो 7393,750 ये करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय रेट बताएं। नहीं, अब 5% पे तो एक्चुअली देना है, लेकिन हमने जो लोन अपना रिकॉर्ड कर लिया ये मार्केट वैल्यू के मुताबिक कर लिए, बाकी पैसे तो हमने इनकम बना ली है।
तब हम जो वर्किंग करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक 12% मल्टीप्लाई करने को कहा था, तो बाद में मेरी पूरी होने दे दीजिएगा। अब हम बस बिलो जो इंटरेस्ट रेट की वजह से हमें जो बेनिफिट मिला था उसे हमने इनकम बना ली है। अब हम 12% की बेस पे अपनी लाइबिलिटी बनाएंगे। लेकिन बात एक मिनट गलत रखना जाएगा, ये वर्किंग करेंगे, क्या आंसर आता है? 11,250 की सोर्स की एंट्री बताए। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इनकम है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट है और कैश क्रेडिट है। नहीं, कैश भी रहने, सॉरी, मैं जरा पहले इकट्ठा पे कर बना के जरा पे करता हूँ। साल बाद असल में प्रिंसिपल ने भी वापस होना, तो पेबल मैंने इसलिए बनाया कि जरा इकट्ठी पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। एक आखिरी एंट्री है, बताएंगे कैश अब कितना वापस देना? कैश टोटल कितना वापस देना? 1 लाख देना, 1,05,000 देना? 1,05,000 ही है। अब ये पे करके लोन वाली लाइबिलिटी कितने से कम होगी? 93,750। और इंटरेस्ट पेएबल वाली लाइबिलिटी कितने से कम होगी? तो चेक करें सर, एंट्री पूरी हो जाएगी? एंट्री पूरी हो जाएगी सर? असल में कैलकुलेटर पे लिखे 11,250। 11,250 के ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, नहीं पहले ऊपर सेकंड एंट्री में, और 6250 के ये गवर्नमेंट ग्रांट है। इन दोनों को नेट ऑफ करें आपस में, ग्रांट इनकम है वो 11,250 एंड 6250। ये बनता वही 5,000 इंटरेस्ट है, नेट 5,000 इंटरेस्ट है, नेट 5,000 इंटरेस्ट है। लेकिन उस इंटरेस्ट के अंदर हमारे मुताबिक 6250 इनकम है, ग्रांट इनकम है। मतलब रादर देन कि मैं बस 5,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं, एक ये भी तो हो सकता है ना कि हम लोन रिकॉर्ड कर लें 1 लाख से और बस 5,000 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करें। उससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं चलेगा कि हमें कोई ग्रांट भी मिली थी। तो करना ब्रेकअप कैसे करना है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड करना है एट मार्केट वैल्यू, और ग्रांट को अलग इनकम बनाना है ताकि अलग अलग पता चले। लेकिन नेट इफेक्ट वही है जो इंटरेस्ट 5,000 बनता है। लेकिन नेट इंटरेस्ट अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो किसको क्या नहीं पता चलेगा कि ग्रांट भी थी। इसलिए अलग अलग क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, 6250 अलग इनकम अलग दिखाएंगे, और 11,250 जो मार्केट इंटरेस्ट बनता था वो अलग करेंगे। अब यहाँ मैंने मार्केट की बेस पे क्यों लिखा, क्योंकि हमने ग्रांट को सेपरेट कर लिया है। इन अदर वर्ड्स 6250 माइनस 11,250 ये नेट ऑफ होके वही इंटरेस्ट बनता है जो गवर्नमेंट ने हमसे चार्ज करना है। क्या गवर्नमेंट को 1,05,000 ही देना, 5,000 ही देना है? लेकिन उसमें जो 5,000 है वो नेट ऑफ हुआ हुआ दो चीजों से, ग्रांट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसका फिर अब हम अलग अलग रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पहली एंट्री समझ आ गई थी। अब सेकंड एंट्री जो है ये किस रेट पे होती है? ये जो सेकंड एंट्री है किस रेट पे हुई है? नहीं, एट मार्केट रेट या बिलो मार्केट रेट? एट मार्केट रेट। और फाइनली पेरेंट में मैंने पेमेंट की एंट्री की। तो अगर जगह बना लें, अब ये भी लिखे हुए, अगर पूरी एंट्रीज करनी पड़ती है पहली एंट्री बाद में पूरी करो। इधर ही कोशिश कीजिएगा बुक में जिनको रहेगा मिल जाए, बाकी भी जब नोट करें तो इधर ही करना है। तो दुनिया बड़ी वास्ट है सर, सोचने से बड़ा कुछ समझ आता है, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। क्या मसरूफियत रही फिर कल सारा दिन? पानी चेक करते रहे मेरे, कितना उतर गया है, कितना रह गया।
कैसा एक्सपीरियंस रहा छुट्टी का? सिर्फ क्लास के टाइम तक अच्छा लगा होगा, जैसे क्लास खत्म हुई का टाइम खत्म हुआ, यकीन हुआ कि आज क्लास नहीं है, तो साथ ही बोरियत महसूस हुई होगी। कितनी देर जब तक ये कंफर्म नहीं हो गया कि आज क्लास नहीं है, बोर हुए होंगे सर। अगर नहीं पढ़ा होगा तो बोर हुए होंगे, और पढ़ लिया भी होगा। नहीं मैं नहीं आ सका इसलिए तो नहीं, मतलब मैं कौन जाता, मैं तो फिर वही है ना। चलो सर पिछले पेज पर एक थोड़ी सी और कर लें। ये बनी ईयर के नाम से क्वेश्चन हो रहा है आजकल, कहाँ तक पहुंचा हुआ? हाँ जी, उसमें एक थोड़ा सा पॉइंट था, वो भी जरा बीच में, वैसे उसमें मसला तो कोई नहीं बना। एक फॉरगिवेबल लोन आया था उसमें, पेज नंबर 248 पे है। नहीं उसको छोड़ दे अब इस वक्त, नहीं इस वक्त वो बाद में दोबारा देखिएगा फिर मैं। पेज नंबर 248 इधर ही है, बाद में वो देखिएगा जो कौन से वॉल्यूम में, अभी वॉल्यूम 1 में ही है, पिछले पेज पे 248 हेडिंग ढूंढे फॉरगिवेबल लोन। फॉरगिवेबल लोन की डेफिनेशन यहाँ दिखेगी, दीज आर लोन्स व्हिच द लेंडर, कंसंट्रेट करना फिर जरा अंग्रेजी का ध्यान, रिमेनिंग का टाइम इसमें माइंड अप करके उठो। लेंडर कौन होता है? लेंडर मींस बैंक। Forgivable loans are loans that the bank undertake to waive repayment of, माफ कर दे। Forgivable loan एक ऐसा लोन है जिसमें लोन देने वाला ये वादा करेगा कि वो लोन की रीपेमेंट को माफ कर देगा। वेव का मतलब छोड़ देगा, रीपेमेंट छोड़ देगा। कौन छोड़ देगा? अंडर सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। लोन देने वाला कंडीशंस लगा दे कि अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल कर देंगे तो मैं लोन के पैसे वापस नहीं लूंगा। तो ऐसा लोन क्या बन जाएगा? फॉरगिवेबल लोन। अब फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर ये लोन गवर्नमेंट से मिला है, इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट। फॉरगिवेबल लोन को आप गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करेंगे। मेरी तरफ देखें, लोन की एंट्री बोलो कैश डेबिट लोन क्रेडिट। लेकिन अगर ये लोन फॉरगिवेबल लोन है, पिछली लाइन देख के बताएं इसका मतलब। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसकी रीपेमेंट को माफ कर देंगे, आपने कुछ कंडीशंस को मीट कर लिया, और अगर हमें लग रहा है कि हम उन कंडीशंस को मीट कर लेंगे, तो फिर अब हम कैश डेबिट लोन क्रेडिट एंट्री नहीं करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, अगर ये फ्यूचर से रिलेटेड। और अगर ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए थी, तो हम इस लोन को क्रेडिट करने की बजाय ग्रांट ही को क्रेडिट करेंगे। अगर हमें लग रहा होगा, सेंटेंस पूरा करें दूसरा वाला, there are reasonable assurances that the entity will meet the terms of the forgiveness। पूरी बात मेरे सामने कर देंगे। तो क्या मिला, क्या है? लोन। लेकिन कौन सा लोन? जिसमें कंडीशंस हैं कि आपने अगर उन कंडीशंस को मीट कर दिया तो गवर्नमेंट पैसे वापस नहीं मांगेगी। हमें अगर रीजनेबल एश्योरेंस है कि हम उन कंडीशंस को मीट कर लेंगे, तो अब हम शुरू में ही लोन रिकॉर्ड करने की बजाय हम क्या ही रिकॉर्ड करेंगे? ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे। फिर वो डेफर करेंगे अगर फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशंस है, और अगर पास्ट से रिलेटेड है फिर हम सीधी इनकम भी बना सकते हैं। लेकिन दोबारा मेरी तरफ देखें, अगर मिला है लोन और फिलहाल नहीं लग रहा कि कंडीशंस मीट होंगी, तो फिर लोन ही क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर कुछ अरसे बाद महसूस हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशंस मीट हो गई हैं, तो फिर लोन डेबिट करके डेफर ग्रांट बना लेंगे। अनटिल देन पढ़ें। Until then का मीनिंग बताएं सेकंड लाइन में। स्पीड अप, स्पीड अप। कब तक? यहाँ तो लिखना है तब तक। मैम पूछा कब तक नहीं, पीछे बात क्या चल रही है? फॉरगिवेबल लोन को क्या बना लेंगे? कब? अगर रीजनेबल एश्योरेंस है कि टर्म्स मीट हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये रीजनेबल एश्योरेंस ना हो जाए, तब तक क्या करें? सच लोन इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। मतलब इस लोन को अपने लायबिलिटी ही समझना है। कब तक? जब तक ये रीजनेबल एश्योरेंस हो जाए कि हम टर्म्स को मीट कर लेंगे। लेकिन अगर शुरू में ही लग रहा है कि इंशाल्लाह टर्म्स मीट हो जाएंगे, तो फिर सीधा ग्रांट बना लें। अगर कुछ अर्से बाद में पता चला, तो फिर वक्ती तौर पर उसे लोन को लायबिलिटी समझे और बाद में इसे इनकम बनाए। वंस अगेन उसने लिखा अकॉर्डिंग टू IFRS 9, उस IFRS 9 की जरूरत नहीं है। कब तक लोन को क्या बनाए, लेकिन कब उसको ग्रांट बना लें।
जब तक कंडीशंस मीट ना हो टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस तब तक लायबिलिटी ट्रीट करें, और अगर टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस जो है वो पूरी हो गई हैं तो देन इसका फिर गवर्नमेंट ग्रांट बना लें। आपने जो बनी ईयर क्वेश्चन किया था उसमें उसने शुरू में ही लिखा था कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि हम टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस को मीट कर लेंगे, इसलिए शुरू में ही अपने से ग्रांट बनाए। तो देख लीजिएगा बात के साथ लिखना जरा, बनी ईयर का पेज नंबर भाई ने बोला कौन सा पेज है? वॉल्यूम 1 सॉरी वॉल्यूम 2 में। वैसे तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 313, और अगर इसमें कोई पॉइंट है तो चलो डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन ये 313 पे बीच में आया था पॉइंट, तो आपने उस लोन को ग्रांट क्यों समझा होगा? क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस बताई हुई थी कि एंटिटी की ग्रांट की फॉरगिवनेस की कंडीशंस मीट कर लेगी। मेरी तरफ जरा देख के बताएं फॉरगिवेबल लोन होता क्या? ना 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 दोबारा ट्राई बट स्टार्ट द वे। एक ऐसा लोन जिसकी वापसी माफ हो सकती है अगर कुछ कंडीशंस मीट हो जाए। आई होप कि आपने भी यही कहा, आगे पीछे हो गया तो इसको सीधा कर दिया मैंने। अब दो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में आपकी अंग्रेजी का शदीद इम्तिहान है और ये कंपलसरी है, एग्जामिनर भी अंग्रेजी में पेपर बनाता है और अगर सिनेरियो कोई हो तो वो भी इंग्लिश में होता है, तो हमें उसे अंडरस्टैंड भी करना है और इसके बाद अपनी इंग्लिश में भी लिखना है। तो पहला मसला क्या है, एग्जाम्पल जरा मुझे समझाएं, कौन सा पेज है जी? स्पीड अप होने कर ली, दो एग्जाम्पल है, दोनों खत्म होनी चाहिए। एबीसी फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये कौन सी होती है? बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। मेडिसिन बनाने वाला। रिसीव कैश फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ अ चिल्ड्रन वैक्सीन। किसको किससे क्या मिला? अगले वर्ड्स अंडरलाइन करें। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को गवर्नमेंट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीन के लिए पैसे मिले नहीं, अभी पैसे मिले हैं। नेक्स्ट कहता है एज पर टर्म्स ऑफ लोन, अंडरलाइन करें। लग ये रहा है इस लाइन से कि ये लोन के तौर पे मिले, पैसे मिले, पिछले लाइन में से पैसे मिले हैं, लेकिन पैसे नेक्स्ट लाइन से पता चला लोन के तौर पे मिले। कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट शैल बी वेव्ड, वेव्ड किसे कहते हैं? माफी। if entity is able to develop the vaccine within 3 years and sell it free of cost for 5 years। क्या कोई फॉरगिवनेस की कंडीशंस भी हैं? फॉरगिवनेस की कंडीशंस भी हैं। कौन सी दो कंडीशंस हैं? 3 साल के अंदर अंदर वैक्सीन बनानी है और फिर 5 साल उससे फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करना। आपसे कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन करें द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव लोन। आप मेरी तरफ जरा देख के बताएं आपका क्या ज़हन कहता है? हाँ जी, असल इशू वही है। अगर तो ये लग रहा है कि हम फॉरगिवनेस की कंडीशंस को मीट कर लेंगे तो फिर हम इसे शुरू में ही क्या बनाएंगे, और अगर हमें लग रहा है कि हम नहीं कर सकेंगे तो फिर हम इसे लोन ही लायबिलिटी ही ट्रीट करेंगे। आई नेक्स्ट पेज पे आंसर करो। दिस इज अ फॉरगिवेबल लोन। अच्छा वैसे ये फॉरगिवेबल लोन है? नहीं मतलब नहीं फॉरगिवेबल लोन है ये। वो एक अलग इशू कि हम फॉरगिवेबल लोन को लायबिलिटी बनाएंगे या ग्रांट बनाएंगे। पिछला पेज देखें जरा, फॉरगिवेबल लोन है ये पहली लाइन। ये एक लोन है जो वेव हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो ये फॉरगिवेबल लोन है। लेकिन क्या इस फॉरगिवेबल लोन को ग्रांट इनकम बनाए या इसे लोन बनाए, बस ये बात है। वो फिर अगर रीजनेबल एश्योरेंस होगी तो हम बनाना चाहिए। तो दिस इज, अब आंसर पढ़ रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। दिस इज फॉरगिवेबल लोन एज पर as the repayment shall be waived off under prescribed conditions, that is ability to develop vaccine within 3 years and sell it for 5 years. If there is reasonable assurance to meet the conditions of waiver, this forgivable loan shall be recognized as government grant. However, if there is expectation that it will take more than 3 years in development, or there is expectation of selling the vaccine for a price before 5 years, ये समझ आता है? या किसका खदशा है या किसका खदशा है? हाँ जी, या तो ये खदशा है कि 3 साल से ज्यादा अरसा लग जाएगा, या ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं 5 साल से पहले ही हम इसे पैसों पे बेचना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या करें? लोन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस 9। आईएफआरएस 9 भी आपके सिलेबस में नहीं है, बस एज लायबिलिटी। आप समझ आ गए प्लीज? तो आई होप कि इतना भी इंग्लिश का ध्यान नहीं था आपकी, मेरा था सब मैंने इसलिए कहा, लेकिन अगली एग्जांपल में वाकई सीरियस है।
अगर मैं ये ना करता तो शायद अब सीरियस ना होता, लेकिन अल्लाह करे मेरा एतबार ना उठ गया। सेकंड पॉइंट में अल्लाह करे सीरियस निकला, मतलब वो भी होता है झूठ झूठ बोल बोल के सारे भी झूठ होता है। एबीसी फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन होती थी? received cash from government for research and development project of children vaccine। फुल हिम्मत करनी है। as per terms of loan, the cash received from government is repayable in cash only if the entity decided to commercialize the results of the research phase of the project। मीनिंग बताएं। नहीं, ट्रांसलेशन लोन की टर्म्स ये हैं कि जो पैसे मिलेंगे वो गवर्नमेंट को रीपेएबल हो जाएंगे कैश में अगर एंटिटी ने इसके रिजल्ट्स को कमर्शलाइज मींस बेच के पैसे लिए। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कौन से होती हैं? सेल परचेज प्रॉफिट वाली ट्रांजैक्शंस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर इसके रिजल्ट्स को एंटिटी डिसाइड्स टू कमर्शलाइज द रिजल्ट ऑफ रिसर्च फेज ऑफ द प्रोडक्ट, इसका मीनिंग ये बनेगा कि अगर एंटिटी ने अपनी रिसर्च फेज के रिजल्ट्स को, क्या मतलब रिसर्च फेज के रिजल्ट्स को रिसर्च करके क्या बनेगा? नहीं, वैक्सीन एक फार्मूला बनेगा जिससे फिर वैक्सीन बनाएंगे। रिसर्च करके क्या भाप आएगा? एक कोई फार्मूला होगा जिससे फिर वैक्सीन बनाएंगे। तो ये भी तो हो सकता है कि वो फार्मूला बेच दिया जाए, तो मेडिसिन बेचने की बात नहीं हो रही है। इफ द एंटिटी डिसाइड्स टू कमर्शलाइज, क्या फार्मूला ही बेचने का अगर उसने प्लान बना दिया तो फिर क्या होगा? द कैश रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इज रीपेएबल इन कैश ओनली इफ, ठीक है, अगर एंटिटी ने क्या डिसाइड किया कि वो रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च फेज को कमर्शलाइज कर देगी। इफ द एंटिटी डिसाइड्स नॉट टू कमर्शलाइज द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च फेज, द कैश रिसीव्ड इज not repayable in cash, but instead entity must transfer the government the rights to the research। जी सर, ट्रांसलेशन प्लीज। अगर उसने कमर्शलाइज नहीं किया तो फिर कैश तो नहीं देना, फिर क्या देना है गवर्नमेंट को? किसके राइट्स? ये जो रिसर्च का फॉर्मूला है वही गवर्नमेंट को देना। जी जी जी, नहीं ये कुछ और ही ना होगा। स्टोरी क्या? गवर्नमेंट से पैसे मिले और साथी गवर्नमेंट से पैसे मिले, ये ना कह दीजिए कुछ कह नहीं सकते। उधार के तौर पे मिले, उधार के तौर पे मिले हैं। अगर तो रिसर्च एक्टिविटी के रिजल्ट्स को हमने मार्केट में बेचा फिर तो गवर्नमेंट को कैश वापस करना होगा। लेकिन अगर हमने गवर्नमेंट को ये राइट्स दिए बेचने की बजाय तो हमें फिर सॉरी, अगर हमने इसे कमर्शलाइज ना किया, अगर हमने कमर्शलाइज ना किया मींस लोगों को ना बेचा, तो फिर गवर्नमेंट क्या के बदले क्या लेगी? कैश के बदले वो राइट्स ले लेगी। अब सबसे पहले पेज नंबर 248 में वापस जाएं और बताएं क्या ये फॉरगिवेबल लोन है? कंसंट्रेशन रखें फुल। फॉरगिवेबल लोन कौन सा लोन होता है? जो वापस नहीं करना होता अगर कुछ कंडीशंस मीट होता है। वापस आए नेक्स्ट पेज पे। क्या ये लोन वापस करना ही होगा या पैसों में या राइट्स की फॉर्म? एक एंट्रीज बनाया जरा ध्यान में। वैसे ये क्या ये वेव ऑफ होना है? लोन की वापसी वेव ऑफ नहीं होनी, नहीं लोन के पैसों को वेव ऑफ नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये हो रहा है कि या तो पैसे वापस करने हैं और या पैसों की जगह राइट्स देने पड़े। पैसे नहीं तो राइट्स देने पड़े, तो ये फॉरगिवेबल लोन ही नहीं है। फॉरगिवेबल लोन कौन सा लोन होता है? लोन माफ हो जाएगा, माफी ज़हन में रखें। यहाँ एंट्री शायद होनी चाहिए कंसल्टेशन सुना था। पहली एंट्री की कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अगर हमने इन पैसों से रिसर्च करके रिसर्च के रिजल्ट्स को कमर्शलाइज किया तो फिर हमें एंट्री करनी होगी लोन डेबिट कैश। लेकिन अगर कमर्शलाइज ना किया
तो फिर भी हमें लोन वापस करना होगा, लेकिन कैसे? लोन डेबिट राइट्स क्रेडिट। ये जो राइट्स हम बनाएंगे, ये जो फार्मूला बनेगा, ये कोई एसेट होगा हमारा? फार्मूला को एसेट होगा? या फार्मूला बना लेंगे तो फार्मूले की एंट्री बताएं। फार्मूला डेबिट एक इंटेंजिबल एसेट है, एक इंटेंजिबल एसेट चीज है फार्मूला। जिस मेडिसिन का फार्मूला बना रहे हैं, फार्मूला एज एन एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, हमारे पैसे जाएंगे उस फार्मूला को बनाने में। फिर गवर्नमेंट को लोन अभी भी वापस करना है, लेकिन फिर गवर्नमेंट कहती है पैसे ना दीजिएगा, फिर हमें ये राइट वापस कर दीजिएगा। तो मीन्स फिर लोन डेबिट और राइट्स क्रेडिट होता है। फिर ये राइट किसने बनाए, किसको वापस चलेगा? तो शायद पूरी स्टोरी ये है कि कंपनी ने पैसे दिए ही इसलिए हैं, सॉरी गवर्नमेंट ने पैसे दिए इसलिए हैं कि हम रिसर्च करें, और गवर्नमेंट को पैसे वापस करने की बजाय उसको राइट्स देता है। लेकिन अगर हमने किसी और को बेचने की कोशिश की तो फिर गवर्नमेंट हमसे कह रही है कि पैसे हमने वापस लेने। तो समझ आती है मेरी बात? तो एक मिनट मैं जरा आंसर पूरा कर दूं, फिर उसके बाद अगर कोई आपका पॉइंट रहेगा आंसर पढ़े जरा इसका। इन दिस सिनेरियो कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवेबल लोन। क्यों जी? क्योंकि ये पैसे वेव नहीं होने। This is because in this agreement the government does not undertake to waive repayment of loan, but rather to require settlement in cash. कब कैश? अगर कमर्शलाइज करेंगे रिजल्ट्स को, और बाय ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू द रिसर्च। गवर्नमेंट ने रीपेमेंट जो है लेनी ही है, या किस शक्ल में, या किस शक्ल में, या कैश की शक्ल में, या राइट्स की शक्ल में। तो फॉरगिवेबल लोन कौन सा लोन होता है? जिसमें रीपेमेंट वेव हो जाए, रीपेमेंट वेव वापसी माफ हो जाए। लेकिन यहाँ वापसी है, या किस शक्ल में, या किस शक्ल में। समझ आती है मेरी बात? मतलब इस सिनेरियो में अगर हम ये अज्यूम करें कि एंटिटी जो है, बस एक मिनट काफी चीज है, अगर एंटिटी ने ये कमर्शलाइज रिजल्ट्स कर दिए, तो फिर एक तो एंट्री होगी जब लोन लेंगे, और दूसरी एंट्री लोन की होगी, लोन डेबिट एंड कैश। ये किस केस में दो एंट्रीज लिखी है मैंने? लोन मिला और बाद में लोन लेके पैसों से जो हमने राइट्स बनाए उनको कमर्शलाइज कर दिया, तो फिर तो लोन की वापसी कैश में ही होगी। लेकिन अगर लोन लिया और कमर्शलाइज ना किया, तो फिर लोन की वापसी कैसे होगी? लोन डेबिट एंड राइट्स क्रेडिट। अब ये राइट्स क्रेडिट का मतलब क्या है? नहीं, राइट क्रेडिट का मीनिंग क्या है? एक एसेट था, हमने बनाया था, लेकिन गवर्नमेंट लेके जा रही है, तो पैसों की जगह फिर राइट सेटल होंगे। तो ये सिनेरियो 1 में कौन से सिनेरियो में एंट्री मैंने लिखी है? ये जो दो मैंने एंट्रीज बॉक्स में बनाई, और ये दो अगली दो एंट्रीज किस सिनेरियो में बनाई है? अगर कमर्शलाइज करेंगे तो ये एंट्रीज हो जाएंगी कैश लोन लेने की, वापस करने की। और अगर कमर्शलाइज करने की बजाय गवर्नमेंट को वापस करेंगे राइट्स, तो फिर कैश डेबिट लोन क्रेडिट के बाद लोन डेबिट राइट्स क्रेडिट। ये समझ आ रही? 1 2 किसे कहा मैंने? 1 किसे कहा? नहीं, कमर्शलाइज द रिजल्ट्स, कमर्शलाइज द रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स कमर्शलाइज हुए तो कैश डेबिट फिर कैश क्रेडिट होगा। और नंबर 2 मैंने किसको बनाया? इफ ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, इफ ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। ये पेज के स्टार्ट पे चले जाए, थोड़ा सा कैरो बना के ऊपर दो एंट्रीज लिख लो जी। हाँ, अगर यहाँ बन जाए तो बेस्ट है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आई मेरी बात? सबसे पहली चीज, ये लोन है ही नहीं, फॉरगिवेबल लोन ही नहीं है। ये समझ आता है? फॉरगिवेबल लोन क्या होता है? जिसकी रीपेमेंट माफ हो जाए, लेकिन यहाँ माफी नहीं है। या वापसी कैसे है, या वापसी कैसे है? चलिए इंशाल्लाह ये बात यहीं से कल दोबारा शुरू कर लेंगे। जरा वॉल्यूम 1 रख लीजिएगा साथ, इसमें कुछ एक दो रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं, चेंजेस इक्विटी के, कल वही छोटे छोटे पॉइंट्स को कंप्लीट करना। घर के लिए अब याद रखिएगा वो जो मैंने कुछ पेजेस के यहाँ पे, बाकी इंशाल्लाह फिर कल मैं लिख पाता हूँ क्वेश्चंस, जो फिर अगर अगले दिनों में कभी टाइम मिले तो पिछली सारी इंशाल्लाह रिवीजन पॉसिबल है। ठीक हो गया? चलिए इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ये ऑनलाइन ये होमवर्क बता दीजिए कौन सा जी? वॉल्यूम 2 पे कहाँ होमवर्क है?
वॉल्यूम 2 में कहाँ पे होमवर्क दिया था? पेज नंबर 26 है, नहीं 26 से लेकर 38 तक है, ठीक है ना आंसर?